ऐसे हुई थी, इसलिए मैं बता रही हूँ आज। तो सबसे पहले 6 साल की उम्र में हमारे गांव में मैंने एक रामायण का पाठ चल रहा था, उनको करेक्ट किया कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलो, क्योंकि मेरी याददाश्त तेज थी और कोई कारण नहीं था। तो उन्होंने कहा तुम्हें आता है? हमारे गांव के परमानंद तिवारी नाम था उनका। उनका मैं आता है, बोले सुनाओ। हमने उनको थोड़ा सुना दिया रामायण। तो धीरे धीरे गांव वाले बोले कि अब इन्हीं का सुनेंगे। तो गांव में एक बारात आई, उसमें एक जिला शिक्षा अधिकारी हुआ करते थे, बीडी नायक। अब मैं ये बातें जो कर रही हूँ आपके सिर हिलाने से लाभ नहीं होगा, आप पिछले जन्म में भी जवान रहे होंगे जबकि बातें कर रही हूँ मैं। मतलब मैं आपके बात बता रही हूँ 66 की, 67 की। हाँ, तो क्या हुआ कि उनने मेरे को मतलब 60 साल में, मतलब 58 साल पुरानी बात कर रही हूँ, तो उनने सुन लिया। वो बारात में आए थे, वो तो बिल्कुल भक्ति भाव से भर गए। बुजुर्ग आदमी थे, रिटायरमेंट के करीब थे, प्रमोटिंग ऑफिसर थे वो शिक्षा विभाग के। तो सुबह लेके मुझे टीकमगढ़ में आए। यहाँ भाई लोग मेरे पढ़ रहे थे। कॉलेज में मेरा प्रवचन कराया, पहले कॉलेज में कराया, फिर हायर सेकेंडरी हुआ करता था, पहले हायर सेकेंडरी में करवाया। तो एकदम मशहूर होने लगी मैं। फिर छतरपुर में गई, वही छतरपुर रहने वाले छतरपुर के थे बीडी नायक साहब, तो वहाँ तो पूरा छतरपुर मेरा भक्त हो गया। फिर एक मानस सम्मेलन हुआ, यहाँ मानस सम्मेलन हुआ करता था पहले, आज भी उसको मानस का मैदान कहते हैं। जी हाँ, तो उसमें पूरे अयोध्या के बड़े बड़े रामायणी आए। उसी में नृत्य गोपाल दास जी ने मेरा प्रवचन सुना, नहीं परमहंस दास जी ने, वो भी आए हुए थे उसमें। पहले बड़े बड़े रामायणी आया करते थे। तो उसमें सुदामा प्रसाद गोस्वामी आए, जो विधायक थे तालबेट से, कांग्रेस के विधायक थे। हाँ, ठीक थे, टोपी लगाते। वो तो पगला गए, मतलब गदगद हो गए बिल्कुल। और वो तो ले गए फिर मुझे, और मेरा जो तालबेट में विमान निकाला गया फिर मेरा, और घर घर पूजा की गई मेरी, वहां भी प्रवचन हुआ। फिर तो शुरू हो गया लहर, तेजी पकड़ती गई। राजमाता सिंधिया जी ने मुझे दौड़ में सुन लिया। फिर पता लगा मैं पढ़ी नहीं हूँ, पढ़ नहीं पाती हूँ, लिख नहीं पाती हूँ। तब तो याददाश्त अच्छी है थी। तो फिर उसके बाद मुझे घर में ट्यूशन लगाई गई, फिर स्कूल में एडमिशन भी कराया गया। तो मैं परीक्षा का जब समय आया, 6ठी में एडमिशन कराया गया। उम्र 8-9 साल की थी, क्योंकि तब एज बार नहीं था। अगर आपको पता हो, पहले एज बार नहीं होता था। आपकी योग्यता होनी चाहिए बस की, आप पढ़ लिख सकते हैं, तो उस हिसाब से पास करते रहते थे। तो मैं पहले 4ठी पढ़ी, फिर 6ठी पढ़ी उसी 1 साल में। तो 6ठी का जब एग्जाम आया तो मेरा फिर प्रवचन का टाइम आ गया मानस सम्मेलन का छतरपुर में। तो परीक्षा दे नहीं पाई। तो मैं आज तक बता नहीं पाती हूँ मैं क्या पास हूँ, क्योंकि अगर मैं कह दूँ मैं 6ठी फेल हूँ तो मुझे लिखना चाहिए ना 5वीं पास। तो 5वीं तो की ही नहीं मैंने, तो मैं क्या कहूँ, तो समझ में नहीं आता। मैं अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं लिख पाती। तो जब ये पता लगा कि ये पढ़ना और लिखना ठीक से नहीं जानती हूँ, तो होम लर्निंग हुई है, फिर होम ट्यूशन 1 साल पूरी, 73 से 74। उसमें मेरे को सारा पढ़ाया गया, क्योंकि दिमाग तेज था ना। इंग्लिश, हिंदी, साइंस सब आ गया पर मुझे। मतलब आप आश्चर्य करोगे कि मैं न्यूटन, आइंस्टीन सब पढ़ गई थी उस समय पे। सब जो उस समय की थ्योरी हुआ करती थी पूरी, सब पढ़ गई। तो उससे फिर मेरे को ज्ञान होता गया और मेरे को पढ़ने का चस्का लग गया फिर। तो फिर पढ़ाई में कमी नहीं है, लर्नेड पर्सन हूँ, मतलब पठित व्यक्ति हूँ। लेकिन एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की जो रेटिंग होती है, रैंकिंग होती है, वो नहीं है कि मैं BA पास हूँ कि कौन सी पास हूँ, ये है। फिर मैंने IAS करने की कोशिश की थी। जब मैं इंग्लैंड वगैरह से लौटी, तो उस समय पे एक नियम बनाया था मध्य प्रदेश की सरकार ने कि जो महिलाएं बिल्कुल नहीं पढ़ पाई हैं, हमने 8वीं पास कर लिया है, तो वो सीधे 11वीं में बैठ सकती हैं। उसमें 11वीं ही बोर्ड था, और कॉलेज के पहले का आखिरी साल था वो 11वीं था, तो वो 11वीं कर सकती हैं। तो मेरी उम्र उस समय 20 साल थी जब मैं सब पूरी दुनिया से घूम के लौटी थी प्रवचन करके। दुनिया में बहुत नाम हो गया था। तो माँ की इच्छा थी कि 1 साल माँ के साथ रहूं। तो उस समय मेरे मन में आया कि अगर मैंने 20 साल मतलब 20 से 21 कंप्लीट होते होते 11वीं कर ली मैंने, तो फिर मतलब 12वीं, 13वीं, 14वीं, तो मैं 23 साल की होंगी। और MA करते करते मैं IAS के लिए साथ में बैठ जाऊंगी, क्योंकि ग्रेजुएशन ही उसकी डिमांड होती थी। तो मैं PG कर रही होंगी और IAS का भी साथ में तैयारी करके IAS हो जाऊंगी। तो मैंने वो तैयारी शुरू की। इतने में माँ की डेथ हो गई उसी समय, जब मैं 11वीं की परीक्षा देने वाली। फिर मैंने परीक्षा ही नहीं दी। और मेरे को हिंदी कम आती थी, अंग्रेजी ठीक से आती थी। तो बड़ा गांव में सेंटर रखा और मैंने कहा कि मीडियम मेरा अंग्रेजी रहेगा, हिंदी थोड़ी कठिन पड़ रही थी। तो फिर ये हुआ कि हो जाएगा, आपकी परीक्षा का पर्यवेक्षक जो है वो अंग्रेजी का, पहुंच जाते हैं लोग, खूब जानकार होते ही, तो पहुंच जाएगा कोई, आप दीजिए अंग्रेजी में दीजिए आप, और बड़ा गाँव से दीजिए। क्योंकि माँ के पास गाँव में रहती थी, टीकमगढ़ में घर ही नहीं था। तो फिर माँ खत्म हो गई तुरंत, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा हमको परीक्षा नहीं देनी। फिर घर बना है सिविल लाइन्स का, ये 81 में बना।
81 का घर है ये मेरे राजनीति में आने से पहले का घर। ये जमीन जहाँ आप बैठे हैं ये भी 81 से 86 के बीच की है। राजनीति में आने के बाद तो संपत्ति कम हुई होगी, उस समय बहुत संपत्तिवान थी जब प्रवचन करती थी। गाड़ियाँ बहुत थी। मेरे भाई ने जन्मदिन का मुझे मतलब जो नया प्रोडक्ट भारत में गाड़ी का आता था मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट हो जाता था। या तो भाई गिफ्ट करते थे या मेरे भक्त लोग। विदेशों में शिष्य नहीं बनाए, संस्था नहीं बनाई, ट्रस्ट नहीं बनाया, NGO नहीं बनाया, लेकिन लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट करते थे। कोई घर बना रहा है तो कोई गाड़ी दे रहा है। मेरे पास गाड़ियाँ बहुत थी, एम्बेसडर, फिएट, नई मारुति आई तो भाई ने मेरे बर्थडे पे बिल्कुल नई निकोल मारुति मुझे भेंट की। ऐसे हुआ है। फिर उसके बाद में राजनीति की, छक्के राजनीति, खूब बड़े बड़े पदों पर पहुंची भगवान की दया से। पार्लियामेंट में ज्ञान में कमी नहीं मानी गई कभी। ये नहीं, ये किसी के ध्यान में नहीं कि मैं कम पढ़ी हूँ, मैं समझते थे मैं बहुत पढ़ी हूँ। और जब मैं वो भरती थी ना कॉलम की मैं कितना पढ़ी हूँ तो वो बहुत कंफ्यूज होती थी। तो मैं भरते समय पूछती भी थी पार्लियामेंट के ऑफिसर से कि मैं इसमें क्या लिखूँ, आप बता दो मेरे को, क्योंकि 5 भी पास हूँ नहीं और 6ठी फेल हूँ, तो करूँ क्या। तो फिर पता नहीं जो भी उसमें लिखा हो, मुझे याद नहीं क्या लिखा है, 4ठी पास ऐसे कुछ लिखा होगा। फिर मान लिया चलो 4ठी पास तो यही, 6ठी फेल है तो कुछ हो गया था। तो इस तरह से पहले का जीवन चला। अब राजनीति में कैसे आ गई अब बताना बहुत जरूरी है आप लोगों को। राजनीति में ऐसे आई जब माँ खत्म हो गई तो मैं बहुत व्याकुल हो गई थी माँ के खत्म होने से। तो 6 महीने भारत में रहती थी, 6 महीने अमेरिका में रहती थी। प्रवचन मैंने तुरंत बंद किया कि प्रवचन नहीं करना, अब कभी नहीं करना। तो मेरे ऊपर कोई बोझ भी नहीं था, कोई संस्था नहीं थी, कोई NGO नहीं था, कोई ट्रस्ट नहीं था, शिष्य बनाए नहीं थे। तो बस प्रशंसक लोग थे, वो ढूंढा पहुंच ही नहीं सकते थे। अजनौर तक बस जाती थी, यहाँ से पुत्ती बस और 2-3 बसें और चलती थी, तो सागर तक जाती थी। अजनौर में उतरा फिर 7 किलोमीटर पैदल चलो। बरसात में नदी नाले आ गए तो पार नहीं हो पाते थे। गाड़ियाँ मेरी यहीं खड़ी रहती थी वाले घर में, तो लोगों का पहुँचनी बंद हो गया मेरे पास में। तो संपर्क कट गया प्रवचन के जगत के लोगों से, प्रवचन भी छूट गया। विदेश जाती थी तो इंडिविजुअली जाती थी, मतलब अकेले गए। 6 महीने एक परिवार था लॉस एंजलिस में, उनके घर में रहती थी, फिर चली जाती थी। मानती थी, बेटी मानती थी, अपनी दीक्षित परिवार था। उन्होंने गोदी ले लिया था मुझे बेटी के तौर पर। 2 उनके लड़के थे और एक मतलब बड़ा बच्चा मैं थी उनका, ऐसा मानते थे वो लोग। अब उसके बाद में जब मैं गांव में आई तो गांव में राजनीति शुरू हुई। अगर आपको याद हो तो भूबंटन हुआ था, अर्जुन सिंह जी CM थे और भूबंटन हुआ, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 84 में। तो जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ये 84 की बिगिनिंग में हुआ है, तो बहुत गलत था, वो अन्यायपूर्ण था। गरीबों की जमीनें गरीबों को दे रहे थे, दबंगों की जमीनें छीन के गरीबों को नहीं दे रहे थे। जैसे मान लो आप एक गरीब आदमी है, उसने 2 एकड़ पे कब्जा कर रखा है, तो उसकी 2 एकड़ जमीन किसी अहिरवार को दे रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति को दे रहे हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति को। जबकि एक दबंग के पास में वही 20 एकड़ जमीन है और वो बेचारा जिसकी छीनी है उसके पास 4 ही एकड़ जमीन है, लेकिन उसमें आ गया है कि वो लैंडलेस नहीं है। उन्हें एक क्राइटेरिया बना दिया था कि इतनी जमीन पर हम मान लेंगे कि ये लैंड इसके पास जमीन है। शायद 4-5 एकड़ का क्राइटेरिया था। अब इससे ज्यादा मान लो किसी ने थोड़े बहुत 1 एकड़ बढ़ा लिया तो वही की जमीन दे रहे। तो मेरे डूंगा में जब ऐसा हो गया, ये है बिगनिंग राजनीति की। आप लोगों को ये जानना जरूरी था, इसलिए मैं आपको बताना चाहती थी। तो मेरे को बहुत खराब लगा ये। अब मैं अम्मा तो नहीं थी, लेकिन मुझे गाँव अम्मा लगता था, पूरा गाँव ही अम्मा लगता था। मेरे घर की दीवारें माँ लगती थी। तो मैं आती थी दीपावली पे और घर में भी घर था सिविल लाइन्स में, और अपनी गाड़ी अधिकतर खुद चलाती थी। मेरे ड्राइवर थे हुसैन और उसके बाद नसीम। तो वो उनको मैं अधिकतर साथ में बिठाई रहती थी, गाड़ी खुद चलाती थी। तो गांव के लोगों को मसीहा टाइप की लगती थी, छोटी हैं, गाड़ी चलाती हैं, हमारा दुख दर्द का ध्यान रखती हैं बहुत। बस इतनी सी बात थी, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे थे। सर्दियाँ आ गई तो उन्ना से दे रहे गए हम सबको, कोई की डिलीवरी की तकलीफ हो रही है और देख रहे कि अस्पताल पहुंचाओ मुश्किल हो रहा है, तो गाड़ी में बैठ धर के ले जा रहे, रात में गाड़ी में धन्ना के मगर रहे और अस्पताल तक छोड़ गए। इतना मतलब इस टाइप के काम कर देती थी, इससे ज्यादा था नहीं। और बहुत अच्छी मैं बताऊं, मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन वही थे, कोई साल थे जब मैं गाँव में रही। मुझे महुआ के पेड़ में मैंने हेमक टांगा। हेमक होता था, आपने विदेशों के एक झूला देखे होंगे, ऐसे झूले होते हैं और उसमें लेटे हैं आप ऐसे। तो उसमें मैं किताबें पढ़ती रहती थी। और मैंने क्या उस समय पढ़ा है, मैंने मार्क्स, माओ और ये राधा कृष्णन, विवेकानंद और क्या बोलते हैं स्वामी दयानंद, ये सब मतलब धर्म के अलावा की पढ़ाई पढ़ी थी मैंने ठीक से। उसमें पूरे समाज को समझा ठीक से कि दुनिया कैसे चल रही। क्या मैंने विदेशों में बहुत भेद देखा था, रंग भेद। और गरीब लोग अधिकतर जो अफ्रीकी नस्ल के लोग थे बहुत अन्याय के पीछे शिकार थे। इंग्लैंड में, अमेरिका में, सब जगह पर। अफ्रीका में भी मैं गई हुई थी, वही मैंने ढूंढा में देखा, वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो उसमें अड़ गई मैं,
कि नहीं आपको रद्द करना पड़ेगा। एक केस पड़ गई थी, तो उस पर यहाँ एक एडीएम थे बेचारे, वो मेरा प्रवचन सुनते थे। उनने सोचा नहीं था कि उनके घर के सामने प्रदर्शन कर दूंगी। तो मेरे घर के सामने अगर आपने देखा हो तो एसपी के घर के बाद एडीएम का घर आता है। अच्छा, उनकी लड़की मेरी दोस्त थी भारती। अब लेकर मैं तो उनके घर सामने पहुंच गई। गांव के लोग भर लाई, लंबा किस्सा है, कभी सुनाऊंगी। बस चौहान बस चलती थी, वो रात में रहते थे और सवेरे आते थे करीब 9 बजे। तो हमने उनसे कहा कि आप सवेरे छोड़ो, नहीं तो बस नहीं चल पाएगी गाँव में। तो बोले ठीक है छोड़ देते हैं। तो एक खेप उनने पहलम छोड़ दी, पूरी बस में से भरी ऊपर भरी। तो 200-300 आदमी ठस के चले आ रहे। हमारी खुद की एम्बेसडर हम चला के ले आए, उनमें तो 10-15 ठस गए थे हमारी गाड़ी ले आए। और एडीएम साहब के घर के सामने प्रदर्शन हुआ, क्योंकि वो इसके इंचार्ज एडीएम थे यहाँ के टीकमगढ़ के। पापा बोलती थी बेचारे को मैं, तो वो तो कलेक्ट्रेट में थे। उन्हें खबर लगी कि उमा ने तो घर घेर लो, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आया जाना कहाँ है, क्योंकि राजनीति की समझ ही नहीं थी। कलेक्ट्रेट जाना चाहिए था। मैं आ गई पापा के घर के सामने, और वहां हमने बैठ जाओ ये तो अस्पताल के लगा खबर लगी आदमन को। सुबह भी भगे, कई लोग वो भी पीड़ित थे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन से, और कोई मरीज को लेके आए हुए थे अपने घर के। तो भीड़ हो गई 400-500। अब आए, पहले मम्मी निकली बाहर, कहे वहां मैंने हमारे घर के सामने कर रही हूँ जो तुम। पापा भी आ गए, फिर और भीड़ बढ़ गई। तो कलेक्टर एसपी भी आ गए। फिर कही अब क्या किया जाए। तो मैंने कहा देखिए गलत हुआ है। तो वो मुझे कहने लगे, पापा, नाम नहीं लूंगी उनका, बड़े अधिकारी थे बेचारे, अब नहीं रहे हैं वो। मैं उनको पापा ही कहती रही अंतिम समय तक, जब उनकी मृत्यु हुई तब तक। मैंने कहा पापा ये गलत हुआ। तो मुझे वो कहने लगे कि देखो उमा, तुम प्रवचन करो, तुम ये बात में न भी दो, सही नहीं है, जो गलत बात है तुम्हारी। तुम प्रवचन करो, रामायण गीता करो, तुम सब जगह सुना रही, देश विदेश में तुम्हारा नाम है, हम तुम्हारे पाँव पूजा, जो कहा होगा तुम्हें शर्फना होगा का। तो हमने उनकी रामायण में कहा लिखो, राम ने रावण को मारो। गीता में कहा है कि कृष्ण कह रहे कि कंस मार कौरवों को, क्योंकि अत्याचारी है। तो मैं वही तो कर रही हूँ, उसमें लिखा है। बस पहले बोलती थी, अब मैं उसको कर रही हूँ। गलत है, आप गलत को रद्द करिए। तो यहाँ कलेक्टर थे उसका नाम अजित माथुर शायद। तो उनको लगा कि बात बिगड़ जाएगी और पूरे जिले के प्रदर्शन मतलब शुरू हो गया। उड़ी उड़ी मन में शुरू हुई, कटरा बाजार में कोनो पैसे पूड़ियाँ लगी, मतलब पैकेटा लगे 3-4 बजे। बस वो जो शुरू हुआ तो फिर उनने वो, मैंने कहा एक आवंटन रद्द मत करिए, एक आवंटन तो रद्द करिए और शेष आवंटन का रिव्यू करिए, पुनरीक्षण, कि क्या ये सही हुआ है आवंटन, कि जो 30 एकड़ जमीन पर कब्जा किए हैं आप उनकी नहीं बांट रहे, और जो बेचारे गरीब लोग हैं आप गरीबों में संघर्ष पैदा कर रहे हैं, वर्ग संघर्ष पैदा कर रहे हैं, आप गरीबों के बीच में संघर्ष पैदा कर रहे हैं। तो फिर वो पूरा रिव्यू में चला गया, फिर शायद रुक सा गया था इसलिए कि रिव्यू हो जाए। इतने में फिर मेरे लोगों को खबर लगी, मुझे चुनाव लड़ा दिया। कह रहे ये तो चुनाव लड़ने वाली बात है, मतलब ऐसे आदमी को अम्मा ने मुझे, राजमाता जी ने समझाया कि राजनीति करोगी तो और लाभ होगा। तो फिर राजनीति शुरू हो गई, ऐसे राजनीति शुरू हुई। फिर अयोध्या आंदोलन तो तब आया है जब मैं दूसरे टर्म की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। मैंने अयोध्या से कोई राजनीतिक लाभ नहीं लिया। हाँ, अयोध्या से प्रतिष्ठा प्राप्त की, सम्मान प्राप्त किया, और मैं अयोध्या से न सिर्फ गरीब वर्गों की, क्योंकि अमीर वर्ग भी अयोध्या आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो मैं सर्वजन समाज की नेता होती गई। लेकिन मेरी जो पृष्ठभूमि है वो है गरीबी और अन्याय के खिलाफ में खड़ी हो गई, और उसी के आधार पर मैंने 2 चुनाव जीत लिए। और दूसरे चुनाव में 6 दिसंबर की घटना हुई थी, जब मैं दूसरे टर्म की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। इस बीच में 21 से 27 साल की उम्र में शादियों की बातें भी चली, मैंने हाँ भी करी, किसी को खुद भी हाँ पसंद करके हाँ करी, और फिर अंत में मन में आता था कि नहीं संन्यास लेना है। अंतिम बात यही मन में आती थी, तो फिर मैं वो संन्यास पर दृढ़ हो गई, मैंने संन्यास ले लिया। फिर 32 साल की उम्र में लिया था। फिर उसके बाद में फिर मैं युवा मोर्चे की अध्यक्ष बनी, फिर केंद्र में मंत्री बनी। फिर एक्सीडेंट मेरे बहुत हुए, मुझे बहुत चोटें लगी हैं। ये सब नई चीजें नहीं है, ये लंगड़ा के चलना, व्हील चेयर में चलना, हाथ पकड़ के चलना। पहले सोशल मीडिया नहीं था तो आपको पता नहीं लगता था। मेरा पहला एक्सीडेंट 96 में हुआ, अगर आप लोगों को याद हो, जिसमें मेरी दोनों टांगे टूट गई, जोड़े रहा। बस से हमारी गाड़ी टकराई थी, टकरा गई थी बस से, और उसमें मैं सामने बैठी थी तो दोनों टांगे टूट गई थी मेरी 96 में। और उसके बाद में मैंने 4 चुनाव और जीते लोकसभा के। उसके बाद में 11 साल तो कैबिनेट मिनिस्टर रही, खूब घूमी, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर भी बनी। और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की, 2 साल तो घुमाया गया मेरे को कस के। तो इसलिए राजनीति आते 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 एक समय ऐसा आ गया, मैं आपको सच बताऊँ, आप घर के लोग हो, हम लोग एक ही परिवार के लोग हैं एक प्रकार के, मुझे बहुत थकान लगी भीड़ से, क्योंकि मैं तो 6 साल की उम्र से भीड़ में घिर गई थी। तो अचानक मुझे लगा कि मुझे 4-5 साल के लिए अलग होना पड़ेगा, उद्देश्य के प्रति समर्पित रहूंगी,
लेकिन भीड़ भड़क वाली चीज़ों से अगर मैं थोड़ा दूर रहूँगी तो मैं दोबारा रीस्टार्ट कर सकूँगी। नहीं तो ये किसी भी समय ऐसा हो जाएगा कि अब मैं कोलैप्स कर जाऊँ अचानक। और आदमी जब कोलैप्स करता है ना कि अब मुझे नहीं करना, तो फिर उससे क्या, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, एक बहुत पुरानी फिल्म स्टार थी सुरैया, तो उसकी जीवनी कोई इंटरव्यू चल रहा था उसका, एक आहा जिंदगी नहीं, क्या नाम था उसका, सेवी। तो उसमें आई बिलीव करके एक का इंटरव्यू, मेरे भी उसमें 2-2, 3-3 इंटरव्यू हो चुके थे, तो मैंने उसका पढ़ा। तो जिसमें वो कह रही थी कि उससे पूछा गया कि आपने तो बहुत छोटी उम्र में फिल्म में काम करना क्यों छोड़ा, तो उसने कहा कि मैं लाइट, मेकअप, कैमरा, एक्शन से परेशान हो गया और इसी बीच में मुझे टाइफाइड हुआ और मैंने 5-6 महीने आराम किया, तो मुझे इतनी थकान लगी कि मैं दोबारा फिर काम नहीं कर सकी। मुझे लगा कि मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो मुझे भी ये लगा कि मुझे अंदर अंदर लग रहा है कि मैं थक चुकी हूँ, लेकिन पार्टी मुझे आराम नहीं करने दे रही है, पूरे समय दौड़ा रही है, पूरे समय दौड़ रही हूँ। पहले प्रवचन के लिए दौड़ा है, फिर राजनीति के लिए दौड़ा है, और सिर्फ वो काम कराए गए हैं जिसमें जब पार्टी बन रही थी, संघर्ष में थी पार्टी, तो संघर्ष के दौर में सबसे ज़्यादा डिमांड का चेहरा मैं थी। तो और अटल जी और आडवाणी जी प्रतिष्ठावान नेता थे, डिमांड ज़्यादा थी, तो सुविधाएं वो नहीं थी जो अटल जी और आडवाणी जी की थी। आप समझ गए ना, सुविधाएं उनसे थोड़ी कम थी, क्योंकि आई वॉज ए वेरी यंग लीडर, बट आई वॉज वेरी मच इन ए डिमांड लीडर। तो उसके कारण जो परिणाम आया, मैं एकदम बहुत, मेरे को लगा 19 में कि अब मुझे कुछ दिनों के लिए थामना पड़ेगा अपने आप को, थम के मुझे वो काम करने पड़ेंगे जो थम के ही होने हैं। उसी में फिर गंगा का काम कर ही रही थी मैं, तो गंगा का काम है, गऊ का काम है, शराब का काम है। अपने जीवन का एक पल व्यर्थ नहीं करती हूँ मैं, आपको बताऊँ, एक पल। मैं चाहे पूजा पाठ करूँ या ना करूँ, आपको लगता होगा मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, ऐसा नहीं होता। कई बार मैं रात को 12 बजे नहाती हूँ, दिन भर किसी काम में लगी रहूँगी, शांत। लेकिन जो मैं काम कर रही हूँ वो एक आंतरिक शांति प्रदान करते हैं, और शारीरिक श्रम उसमें कम होता है मेरे को, शारीरिक श्रम, मानसिक स्ट्रेस कम होता है। एक तो मेरे एक रोग की हद तक मुझे एक प्रॉब्लम है कि मैं अपनी ईमानदारी को बहुत सिंसियरली लेती हूँ। तो अगर मान लो मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो आप लोग तो बहुत से लोग छोटे हैं, लेकिन जो पुराने लोगों ने याद आएगा, मैं हर चीज़ पे अपने क्षेत्र में खड़ी हो जाती। मैं मिनिस्टर थी तब भी, रात में ट्रेन पकड़ी और सोच जगह मिली तो ठीक, नहीं तो बैठ गए, AC सेकंड फर्स्ट जो मिला, और सीधे झांसी से कार पकड़ी और स्पॉट पर पहुंच गए, जहाँ प्रॉब्लम हो गई वहाँ तुरंत पहुंचती थी। बल्कि लोग कहते थे कोई जादू आता है, कैसे पहुंच जाती है। इसका कारण यह था कि सोचती नहीं थी और चल देती थी बस, कि अरे समस्या आ गई है, पहुंचना है। तो ऐसे मेरे को ना चिंता बहुत रहती है फिर, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव जीता है वहाँ की एक एक बात की। तो मेरे को लगा मैं एक साथ बहुत सारे काम नहीं कर पाऊंगी। तो मिनिस्ट्री में भी गंगा का ही काम कर रही थी, उसमें गऊ का भी जोड़ लिया, शराबबंदी का भी जोड़ लिया, और ये सामाजिक हित के कार्य हैं, इससे मानसिक संतोष रहता है। और पार्टी ने जब कहा तो मैंने चुनाव प्रचार में भी भाग लिया, 2022 में चुनाव प्रचार में भाग लिया। तो 2023 में स्टार प्रचारक की सूची में नहीं थी, तभी मैं प्रचार करने आई। कई वीडियो भी मेरे गए, क्योंकि मेरे को स्लिप डिस्क भी हो गई थी, वैसे भी तो मैं बिस्तर पे थी, लेकिन 30-40 जगहों पर तो वीडियो ही गए मेरे को चुनाव जीतने की अपील करते हुए। मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मुझे स्टार प्रचारक की सूची में वो रखते हैं कि नहीं, क्योंकि वो जिनको मेरी जरूरत होती है फिर वो पार्टी से मांग के मुझे ले जाते हैं। पार्टी कह देती है वो हाँ करें तो उनको ले जाओ। जैसे ज्योतिरादित्य जी ले ही आए थे, अनुराग शर्मा ले ही आया था मुझे अभी 24 के चुनाव में, भरत कुशवाहा भी ले आया था, मैं आ गई थी। यहाँ भी जब वोट डालने आई थी तो वीरेंद्र ने जो 2 सभाएँ कही थी, वीरेंद्र जी ने कर दी थी उनकी। तो मेरे को ये कोई इशू ही नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं नेताओं की बनाई हुई स्टार नहीं हूँ ना, मैं आप लोगों की बनाई हुई स्टार हूँ। तो मैं तो आप लोगों के हृदय में स्थापित हूँ। तो इसलिए हमें नेताओं से यही चाहिए कि हम एक प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, मैं उनकी सहयोगी हूँ, और मैं मोदी की प्रशंसक हूँ। मैं मोदी जी के लिए बहुत आदर और श्रद्धा का भाव रखती हूँ, बहुत ज़्यादा। और अब मैं आती हूँ, अभी बात मैंने बता दिया अपने बारे में, तो आप लोग ये समझ लेना कि मैं यहाँ इसलिए लौटी हूँ, मैं इसको रिव्यू कर रही हूँ कि जब मैं चुनाव लड़ी थी और जीती थी, तो एक नारा लगा था मेरे बारे में कि उमा भारती आई है, नई रोशनी लाई है, और रात अंधेरी बीतेगी, उमा भारती जीतेगी। क्योंकि उस समय पे ना गाली गलौज नहीं होता था। मैं पहला चुनाव लड़ी थी तो विद्यावती जी थी, लेकिन विद्यावती जी ने मुझे हमेशा बेटी के समान कहा और मैंने उनको मम्मी कहा। फिर दूसरा हुआ तो राम रतन जी लड़े, तो उनको भी एक दूसरे के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। हाँ, फिर क्या नाम था उनका, वो लड़े यहाँ से मानवेंद्र सिंह लड़े, तो वो भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपशब्दों का प्रयोग हुआ हो। तो तनाव कभी नहीं होता था संबंधों में। चुनाव लड़े, बहुत आराम से चुनाव लड़े, जीते। लड़ी बहुत हूँ सामंतवाद के खिलाफ, लेकिन जिनसे लड़ी हूँ उनके घर में भी मेरे लिए कड़ी और चावल पकता था। तो वहीं लड़ी हूँ, वहीं घेर रही हूँ, और वो कह रहे थे खा जाओ, तुम्हारे लाने खाना भी ही बनोगे।
तो वो जो कांग्रेस के नेता होते थे वो थोड़े इधर उधर भाग जाते थे। उनकी पत्नियां जो घर के अंदर होती थी, जो गाँव में परंपरा होती ना, पंजे से पाँव दबाना शुरू करते हैं। तो मेरे ऐसे यहाँ तक पाँव दबाए और फिर कढ़ी चावल रख दिया मेरे सामने के लो खाओ, और उन्हीं का घेराव किए हुई। तो इसलिए जो हुआ इतने आनंद में हुआ आपने देखा नहीं, मेरा यहाँ का समय नहीं देखा जो आनंद का समय था। अब मैं उसको रिव्यू करने आई हूँ कि क्या वो नई रोशनी आई है जिसकी छोटे बच्चों ने नारे लगाए थे। छोटे छोटे बच्चे नारे लगाते थे, बच्चों को मैं बहुत पसंद थी। मैं छोटी थी ना, बहुत चुनाव लड़ रही थी, उनको छोटी ही लगती थी, दुबली पतली बहुत थी, तो उनको अपने ही टाइप की लगती थी। तो एकदम भीड़ भागती थी मेरे पीछे, और कांग्रेस की गाड़ियों को खजड़े का काम ही वही भीड़ करती, धुआं फेंक देती थी कांग्रेस की गाड़ी से। तो छिड़क जाते थे मेरे विरोधी की गाड़ी देख करके। तो बच्चे नारा लगाते थे, उमा भारती आई है, नई रोशनी लाई है, और बच्चे 40-40, 50-50 साल के हो चुके होंगे। तो मैं ऐसे ही मैंने सोचा कि थोड़ा यहाँ ठहर के, काम तो मैं कर ही रही हूँ, गंगा का काम ठीक से कर रही हूँ। आपने सुनी होगा प्रयाग का मेरा कार्यक्रम बहुत बड़ा हुआ है अभी, और सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं सरकारी योजना बहुत अच्छी बना के आई हूँ गंगा की। और गऊ के लिए भी मोहन यादव जी के साथ में मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही। शराबबंदी के समय पर शिवराज जी के साथ रही। शिवराज जी के समय पर जो नीति बनी, वो नीति जमीन पर सफल इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बहुत बड़ी है, तब यह नीति सफल होगी। नीति बहुत सुंदर, इतनी सुविचारित नीति है। शिवराज जी ने इतना विचार मंथन किया, और मोहन यादव ने इसमें एडिशन भी किया। आपको पता ही होगा 17 शहर जो नए जोड़े, जो धार्मिक शहर है, कि वहां पर भी शराब हम बिल्कुल ही नहीं पीने देंगे। मतलब हम नई ही नीति में एडिशन कर रहे हैं कि वहाँ शराब नीति के अनुसार भी नहीं खुल सकती है दुकान। कोई वहाँ की एक नीति है कि वहाँ दुकान नहीं होगी, पानी पिला दो। तो इसलिए सब मुख्यमंत्री लोग ठीक ही रहे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जनप्रतिनिधि इसमें रुचि नहीं लेते। अब जनप्रतिनिधि में किसको कह रही, मैं आपको बताती हूँ। जनप्रतिनिधि से मतलब है, आप देखो ग्राम पंचायत में कितने पंच और सरपंच होंगे, जनपद पंचायत में कितने सदस्य और जनपद अध्यक्ष होंगे, नगर पंचायत नगर पालिकाएं कितने होंगे, बहुत। कि जो हमारी सरकार की नीति है और हमको इसको अक्षरशः लागू करना है, तो बोलो लागू हो जाएगी कि नहीं। लेकिन क्या वो ध्यान देते हैं इस पर, अनदेखी करते हैं इसकी। तो इसलिए मैं क्यों दोषी ठहराऊं सरकार को या पुलिस को। पुलिस पूरे टाइम नहीं खड़ी रह सकती है। जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो पुलिस को बुला सकते हैं आप, लेकिन गलत जगह पे दुकान बन रही है तो पार्षद का काम है, पंच का काम है, जिला पंचायत सदस्य का काम है, नगर पंचायत का काम है कि आप खड़े हो जाइए कि ये गलत जगह पे बन रही है। आपकी सरकार है, आप खड़े हो जाइए, रोकिए। अधिकतर बीजेपी के ही लोग जीते हुए सभी जगह पे। तो मैं इसमें जनप्रतिनिधियों का फेलियर मानती हूँ, सरकार का नहीं मानती। शासन और प्रशासन को इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं मानती। हाँ, अगर प्रशासन के लोगों को कोई शिकायत हो रही है और फिर वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो अलग बात है। तो इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं अपना कथन शुरू करती हूँ। तो पहली चीज तो मैं ये मानती हूँ, जो हम पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं अभी मुझे पता नहीं कि इमरान खान से मुलाकात की बात जो कही गई कि दिसंबर में मुलाकात करा दी जाएगी परिवार से, लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हो रहे हैं उससे लग रहा है कि पाकिस्तान स्वयं आपस में अंतर्द्वंद में खत्म होगा। और ऐसे लोग इसी तरह से खत्म होते हैं। आप अतिवाद को जब बढ़ावा देते हैं तो अतिवाद आपको नष्ट कर देता है। अतिवाद हमेशा भस्मासुर होता है, ये नष्ट करता है। आपको हमेशा सम्यक मार्ग पकड़ना पड़ता है। महावीर स्वामी ने एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया था, महावीर जी ने, सम्यक मार्ग, कि अति नहीं करिए, आप किसी भी छोर की अति पर मत जाइए। तो इसलिए भारत हमेशा सम्यक मार्ग पर चला है, तो भारत ने सर्वाइव किया है, अपने आप को बनाए रखा है। पाकिस्तान अतिवाद का जो मार्ग पकड़ा है वही पाकिस्तान को खत्म कर देने का कारण बनेगा। तो पाकिस्तान हमारे लिए चुनौती नहीं रहेगा। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों ने ही इसमें प्रसन्नता व्यक्त की है कि हम सुख से जी रहे। कोई एक दुर्घटना बहुत बुरी हो गई है पहलगाम की, अन्यथा बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं अब कश्मीर के लोग पहले की तुलना में, जब धारा 370 थी तब। इसी प्रकार से अयोध्या का प्रकरण इतनी शांति से हुआ है, चाहे वो कोर्ट का फैसला हो, चाहे वो शिलान्यास हो, चाहे वो मंदिर का उद्घाटन हो, चाहे ध्वजारोहण हो, बहुत शांति से हुआ है। इस प्रकार से गऊ का जो मसला है, तो अरब में गाय नहीं होती थी, ऊंट होते थे, भेड़ें होती थी, गधे होते थे, घोड़े होते थे, लेकिन गाय नहीं होती थी। गाय भारत में है, भारतीय कॉन्टिनेंट में गाय है। तो भारतीय कॉन्टिनेंट में गाय है, वो दूध देती है। तो इसलिए गाय के लिए हिंदू मुस्लिम एकता हो सकती है। हिंदू मुस्लिम एकता के सूत्र है, गाय है, गंगा है। गंगा की दवाई से तो कई हकीमों के नुस्खे बनते थे, उसमें गंगा का जल भी एक हिस्सा होता था। और गंगा के जल को सबने महत्व दिया है, आदर दिया है। किसी ने स्वास्थ्य की दृष्टि से, किसी ने धर्म की दृष्टि से, किसी ने सिंचाई की दृष्टि से, किसी ने सिंचाई से एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज की दृष्टि से। इसलिए ये वो चीजें हैं जो समाज का काम है, समाज और सरकार को मिलकर करना है। गऊ, गंगा, ये वो चीजें हैं, शराब,
बंदी, ये वो बातें हैं जिसमें समाज और सरकार को मिल के करना है, और यही चीजें हैं जो एकता के सूत्र बनेगी। आतंकवाद से निपटने का काम सरकार का है, सीमाओं का है, नक्सलवाद और आतंकवाद से। देखिए, आतंकवादियों ने स्वयं इच्छा व्यक्त की है कि अब हम सरेंडर करना चाहते हैं। तो इसलिए इस दृष्टि से भारत में आंतरिक और बाह्य शांति की सारी व्यवस्था ठीक से नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में उनके मंत्रीगण और जो विंग उसमें काम कर रहे हैं वो सफलतापूर्वक कर रहे हैं। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार, और मध्य प्रदेश की भी चुनौती है। वो इतनी गहरी जड़ें जमाए हुए है। उत्कोच एक शब्द होता था पहले संस्कृत में, यानी उत्कोच अभी की बात नहीं है। रिश्वत को संस्कृत में उत्कोच कहते थे, तो ये अभी की नहीं है। ये बहुत इतनी पुरानी परंपरा है कि इसको जड़ से तभी उखाड़ा जा सकता है जब इस पर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने पर तुरंत सख्ती बरती जाए और तुरंत जड़ें पकड़ ली जाएं। अब पत्ते तोड़ लेंगे और जड़ें छोड़ देंगे तो वो पनपता रहेगा। तो मुझे इसमें मोदी की सामर्थ्य लगती है कि भ्रष्टाचार की चुनौती को मोदी स्वीकार कर सकते हैं। बुंदेलखंड की जो मैंने समीक्षा की दोनों तरफ की, उस दृष्टि से हमारा मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड यूपी के बुंदेलखंड की तुलना में बेहतर है। लेकिन फिर भी यहाँ जो जरूरत है, यहाँ दो चीज़ों की जरूरत थी। भगवान की दया से वही मुझे ही मौका मिला, एक केन बेतवा का और एक ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का। लेकिन गांव-गांव में उससे जुड़ करके रोजगार कैसे उत्पन्न हो सके, तो मैं कभी आपसे एक सेमिनार रखूंगी यहाँ से आप लोग के साथ, मीडिया के साथ, और मैं उसमें पूरे विषय पर ठीक से विस्तार से बोलूँगी केन बेतवा की प्लानिंग मैंने क्या की हुई है। और मुझे आशा है कि वो प्लानिंग वैसी ही होगी, और अगर वो प्लानिंग वैसी हुई तो बुंदेलखंड स्विट्जरलैंड के मुकाबले पे होगा प्रति व्यक्ति औसतन आय में। अभी ऑलमोस्ट स्विट्जरलैंड की मानी जाती है नंबर 1 पे, तो बुंदेलखंड उस पर आ जाएगा, क्योंकि रेल है और पानी है, दोनों ही विकास का आधार बनते हैं। और सड़कें, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे उधर तो बनी गया, इधर की भी सड़कें अमूमन अच्छी हैं। लेकिन जिस चीज़ में लोग पिछड़ गए हैं वो है मॉनिटरिंग, ठीक से देखभाल, योजनाओं का ठीक से जमीन पकड़ना और उसका लोगों को लाभान्वित होना। वो अभी भी उसमें थोड़ी सी सब तरफ फेलुअर है, चाहे वो यूपी हो चाहे एमपी। और मैंने चुनाव लड़ने की बात तो मेरे मन में अब आई। पहले तो मुझे लगता था कि मैं शायद कभी चुनाव ना लड़ूं, लेकिन जब सबने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, और मैं आपको बताऊं, मुझे पार्टी ने कभी ना नहीं किया। हाँ, मतलब पार्टी ने प्रस्ताव भी किया, मुझे बताया। जैसे 19 के लिए जब मैंने 18 में ही घोषणा कर दी, मैं तो बहुत 6 महीने पहले ही बता देती थी कि नहीं लड़ूंगी, तब भी कहा कि नहीं आपको लड़ना हो तो बता दो। उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं लड़ना। तो मेरा बहुत सम्मान किया अमित शाह जी, और मुझे कहा कि पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक में कि ऐसे बहुत कम लोग, तुम दीदी हमारे यहाँ है, हमारे लिए गर्व की बात है। तो मैंने 24 का अयोध्या के कारण कहा कि अयोध्या में मैंने देखा कि ये क्यों हो पाया, क्योंकि अशोक सिंघल एक ऐसे महापुरुष थे जिनकी वजह से ये हो पाया, वो दृढ़ बने रहे इस पर। तो मुझे भी गंगा पर दृढ़ रहना चाहिए कि गंगा जब तक अविरल और निर्मल नहीं होगी तब तक मेरे को चुनाव से बचना चाहिए। तो मेरे को विश्वास है कि 29 तक मैं इस काम को कर सकूंगी, ऐसी स्थितियाँ, क्योंकि सरकार भी इसमें लगी हुई है, हम सामाजिक चेतना की दृष्टि से लगे हुए हैं। गऊ का मसला लंबा चलेगा, क्योंकि गऊ को बचाने के लिए गऊ पालन करना होगा किसानों को फिर गऊ पालन करने की सुविधाएं प्रदान करनी पड़ेंगी जो उनके पास में अभी नहीं है। वो खत्म हो गई हैं वो सुविधाएं जो गाय को रखने की होती है, वो लंबा विषय है। तो अभी गऊ पालन गाय को बचाएगा, जो एक जल्दी पकड़ में नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर सरकार ठीक से लग गई इसमें तो हो जाएगा। गंगा जल्दी हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, अविरल और निर्मलता, क्योंकि मोदी जी भी प्रतिबद्ध हैं गंगा के लिए। तो मैं बड़ी प्रसन्नता से काम कर रही हूँ, कोई आक्रोश नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई निराशा नहीं है। तो मुझे लगा 29 तक एक आत्मसंतोषजनक स्थिति तक मैं इन चीज़ों को देखूंगी तो फिर मैं निश्चिंत होकर चुनाव लड़ सकूंगी। इसलिए मैंने चुनाव को कह दिया था, और जब कह दिया है तो लड़ूंगी। पहले कह दिया था नहीं लड़ूंगी तो नहीं लड़ी, अब जब कह दिया कि लड़ूंगी तो लड़ूंगी। तो अब दोबारा एक बात तय हुई हमारी पत्रकारों के साथ, अब जगह वगैरह नाम नहीं पूछेंगे अभी, वो अच्छा नहीं होता, तो उससे उथल पुथल पैदा होती है और ठीक नहीं होती। ठीक है, अब आप लोग भी नहीं पूछेंगे, अब मैंने अपनी बात कह दी, इसमें से जो दिखाना है वो दिखा देना। मुझे तो आप लोगों से बातें करनी थी,